नमस्कार, आप सुन रहे हैं एक बूंद सागर। मैं हूं श्वेता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रणय और हम अभी भी चर्चा कर रहे हैं सुरेंद्र वर्मा के उपन्यास मुझे चांद चाहिए के बारे में। आप सुन रहे हैं इस चर्चा का तीसरा भाग। पिछले भाग में हम बात कर रहे थे थिएटर और सिनेमा के बीच के अंतर की। हम उस बात को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी तक श्वेता हम बात कर रहे थे थिएटर और सिनेमा में जो प्रोसेस का अंतर है उसके बारे में हम बात कर रहे थे। लेकिन जो लोग जो एक्टर्स थिएटर से सिनेमा का सफ़र तय करते हैं, तो वो अपने आप को इन अंतरों में कैसे ढालते हैं? ये जो अंतर है और इसमें खुद को ढालने की जो स्ट्रगल है, इसमें दो अलग रास्ते दिखाए गए हैं और जो दो अलग अलग किरदारों के ज़रिए पता चलते हैं। एक तो मुख्य किरदार वर्षा है ही, लेकिन अभी तक जिस करेक्टर को हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया है वो है हर्ष नाम का करेक्टर, जो कि किताब में है, और वो भी वर्षा के साथ एनएसडी में ही प्रशिक्षण ले रहा है थिएटर के लिए। और वर्षा और हर्ष का एक रोमांटिक एंगल भी है मूवी में, जिसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो दोनों वर्षा और हर्ष को ही मूवीज़ में जाने का मौका मिलता है, लेकिन जैसा कि हमने प्रोसेस के बारे में बताया कि थिएटर की दुनिया सिनेमा की दुनिया से थोड़ी सी अलग है और उसमें खुद को ढाल पाना भी एक तरह की स्ट्रगल है, जिससे दोनों वर्षा और हर्ष जूझते हैं। और उसके बीच में कहीं ना कहीं उस स्ट्रगल से निखर कर वर्षा एक अभिनेत्री बन जाती है, प्रसिद्ध अभिनेत्री, लेकिन हर्ष कहीं ना कहीं उस प्रोसेस में फंसा रह जाता है। तो ये जो स्ट्रगल है ये भी बहुत बखूबी दिखाई गई है मूवी में कि किस तरह से दोनों करेक्टर्स जो वर्षा और हर्ष है एक तरह से एक अंदरूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं कि जो उनकी एक्सपेक्टेशन है सिनेमा में अपनी प्रतिभा को दिखाने की, उन्हें लग रहा है कि उनकी जो ये प्रतिभा है उसे अच्छी तरह से एक्सप्लॉइट नहीं किया जा रहा है, एक्सप्लोर नहीं किया जा रहा है। तो वो जो एक तरह का द्वंद्व है जो मन में चल रहा है कि क्या हम सही कर रहे हैं, क्या ये सही रास्ता है, वो देखने को मिलेगा। क्योंकि हर्ष और वर्षा दोनों की ही ट्रेनिंग एनएसडी में हुई है और एनएसडी में एक्टिंग करने का एक तरीका है, एक उनकी अपनी प्रोसेस है। तो जब ये दोनों थिएटर से मूवीज़ में मूव कर रहे हैं, वहाँ के रंग ढंग में कहीं ना कहीं वर्षा आसानी से ढल पाती है। उसे भी स्ट्रगल होती है, उसे भी लगता है कि कहीं ना कहीं ये इतना अच्छा तरीका नहीं है एक्टिंग करने का, पर वो इस बात को समझ रही है कि यहाँ उसके हाथ में वो पावर नहीं है कि वो इस तरह के डिसीज़न ले सके। जैसे मैंने पहले कहा कि मूवीज़ में एक तरह से एक्टर जो है वो प्रोड्यूसर के हाथ की कठपुतली है, तो वो इस चीज़ को समझ रही है और वो जानती है कि जब तक वो एक मुकाम तक नहीं पहुंच पाएगी वो कोई डिमांड नहीं रख पाएगी। लेकिन दूसरी तरफ हर्ष जो हैं, जो सेम पद्धति से ट्रेनिंग लेकर आए हैं और अब जो है मूवीज़ में आए हैं, उन्हें ये लगता है कि वही सही तरीका है जो थिएटर में अपनाया गया है और मूवीज़ वालों को भी सेम उसी तरीके से काम करना चाहिए। वो हर्ष को कहीं ना कहीं लगता है कि सिनेमा में लोगों को ये नहीं पता है कि एक्टिंग किसे कहा जाता है, और वो ये कहता है कि वो इस तरह के बेवकूफ़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वर्षा कहीं ना कहीं इस सेम तकलीफ़ से गुज़र रही होती है और वो हर्ष से सिंपैथी भी रखती है, पर उसने अपने दिमाग में एक रणनीति बनाई है। उसे ये समझ आ गई है कि इस वक्त उन्हें सिर्फ अपने प्रोड्यूसर्स की, अपने डायरेक्टर्स की बात सुननी है और जो वो कह रहे हैं वो करना है। क्योंकि अगर वो उन्हें एक तरह से इन्फीरियर फील कराएगी, जैसे हर्ष फील करवाता है अपने प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स को बार बार ये कहकर कि तुम्हें नहीं पता एक्टिंग क्या होती है, उससे उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। तो ये जो बेसिक डिफरेंस है हर्ष और वर्षा का, वो कहीं ना कहीं उनकी सक्सेस या अनसक्सेस का कारण बनता है। क्योंकि वर्षा सिस्टम को नेविगेट करना सीख गई है, उसने ये कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है कहीं ना कहीं कि जो थिएटर से उसे सेटिस्फेक्शन मिलती है वो उसे यहाँ शायद नहीं मिल पाएगी, लेकिन जो पैसा उसे यहाँ मिल रहा है वो उसे थिएटर से नहीं मिल पाएगा। तो उसने वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है। लेकिन हर्ष, अब उसे ईगो कहा जाए या उसे उसके प्रिंसिपल्स कहा जाए,
वो कहीं ना कहीं उस चक्रव्यूह में फंस चुका है कि उसे लगता है कि यही सही तरीका है और यही होना चाहिए, और वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है कि यहाँ उसकी ये डिमांड जो है वो जायज़ नहीं है। ये जो तुमने हर्ष के किरदार के बारे में बताया, इससे मुझे याद आता है कि मुझे मनोज बाजपेयी की याद आई इस बात से, कि सत्या फिल्म में मनोज बाजपेयी एकदम से सुपरस्टार बन गए थे। लेकिन उसके बाद 8-10 साल का टाइम था जब मनोज बाजपेयी को कुछ खास रोल नहीं मिल रहे थे। फिर शायद 2010, 11, 12 में राजनीति और गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी फिल्मों से मनोज बाजपेयी की वापसी हुई। उस ज़माने में ये कहा जाता था कि मनोज बाजपेयी में थिएटर से आने की वजह से बहुत ईगो है। तो मेरा जो सवाल है वो इसी के इर्द गिर्द है कि जैसे हर्ष का किरदार जो फ्रस्ट्रेशन महसूस करता है सिनेमा में आके, कि उसकी प्रतिभा को अच्छे से उभारा नहीं जा रहा है, उसे अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है। तो मेरा सवाल ये है कि क्योंकि सिनेमा एक बिज़नेस है, एक प्राइवेट बिज़नेस है, तो ये शिकायत किस हद तक जायज़ है? क्योंकि सिनेमा में आना एक कॉन्शियस डिसीजन होता है। आपको किसी ने ज़बरदस्ती सिनेमा में लाके नहीं खड़ा कर दिया है। जब आपने एक कॉन्शियस डिसीजन ले लिया, तो कितना सही है, कितना जायज़ है उस बिज़नेस के स्ट्रक्चर पे शिकायत करना? बहुत सही सवाल, और मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और अगर किताब की बात की जाए तो यही बात बेसिकली वर्षा जो है वो बार बार हर्ष को समझा रही है कि ये तुम्हारा अपना चॉइस था कि तुम थिएटर छोड़कर मूवीज़ में आए हो। ये जो है ये प्रोड्यूसर की या डायरेक्टर की जिम्मेदारी नहीं है कि जो तुम्हारे अंदर एक्टिंग की भूख है उसे किसी तरह से वो केटर करें। वो तुम्हारी चॉइस है। तुमने चूज़ किया कि तुम्हें सिनेमा से पैसा चाहिए एज़ कम्पेयर टू थिएटर से एक्टिंग का मज़ा। तो अब तुम यहाँ पर आकर इस चीज़ को लेकर हाहाकार नहीं मचा सकते हो। तो ये जो बेसिक डिफरेंस है दोनों में, ये दिखता है। और बार बार वर्षा जो है वो हर्ष को यही समझा रही है, लेकिन या तो वो इतना अड़ियल है या उसकी आंखों पर जो पट्टी बंधी है वो खुल नहीं रही है कि वो इसे समझ नहीं पाता। साथ ही साथ वर्षा ये भी मतलब वो एक तरह से बहुत ही स्ट्रॉन्ग करेक्टर दिखाया गया है। वो वर्षा का बहुत ही स्ट्रॉन्ग करेक्टर है जो है बुक में, थ्रू आउट द बुक। वो हर्ष को ये भी कहती है कि मैं तुम्हारी जो फ्रस्ट्रेशन है उसे समझ रही हूँ, मैं भी उसी फ्रस्ट्रेशन से गुजर रही हूँ, मुझे भी थिएटर बहुत पसंद है, लेकिन इस वक्त क्या हमारे बस में है हमें वो देखना है। वो से कह रही है कि अभी तुम इनिशियल फेज़ में हो, अभी तुम एक बिगनर की तरह हो, पहले खुद को प्रूव करो कि तुम कुछ अच्छा कर सकते हो और तुम्हारी मूवीज़ चलने लग जाएं, फिर तुम डिमांड कर सकते हो, और फिर तुम जिस तरह का सिनेमा बनाना चाहते हो उस तरह का तुम बनाओ, तुम्हें कोई रोक नहीं रहा है, लेकिन ये सही समय नहीं है। जो मैंने अभी सवाल उठाया था, मैं उसका थोड़ा सा उससे उल्टी बात भी कहना चाहूँगा। तो ये बात सही है कि सिनेमा एक बिज़नेस है, लेकिन मुझे लगता है कि जो इकोनॉमिक्स में एक बात मान के चली जाती है कि जो आपका मार्केट है उसमें जितने भी लोग हैं, एक तो वो पूरी तरीके से तर्क के ज़रिए मतलब तर्क संगत काम कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ ये कि हर किसी के पास परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है, जबकि सिनेमा में ये बात सही नहीं है पूरी तरीके से। तो शायद हर्ष का किरदार या असल ज़िंदगी में जो थिएटर के लोग होते हैं वो इस चीज़ के लिए भी जूझते हैं कि ऑडियंस का जो सिनेमा के प्रति उनकी जो समझ है या अच्छे सिनेमा के लिए जो उनका अप्रिसिएशन है वो टाइम के साथ बेहतर हो। तो एक तरीके से वो ऑडियंस को एजुकेट भी करना चाहते हैं। मुझे याद आता है कि पैंडेमिक में बहुत सारे बहुत बड़े स्केल पे हमारे साथ के और काफ़ी सारे लोग थे जो पहली बार फॉरेन सिनेमा और टीवी सीरीज़ से
एक्सपोज हुए। साथ ही साथ भारतीय हिंदी के अलावा और भारतीय भाषाओं में जो फिल्में और टीवी सीरीज़ बनते हैं उनसे एक्सपोज हुए। और वो शायद पहली बार था जब लोगों को समझ में आया कि बॉलीवुड में कितना निचले दर्जे का एंटरटेनमेंट बनता है। अगर आप एक औसत बॉलीवुड फिल्म को किसी मलयालम फिल्म से कंपेयर करें, एक औसत मलयालम फिल्म से, तो आपको बहुत बड़ा अंतर दिखेगा। इसी तरीके से यूरोपियन सिनेमा या फिर कोरियन सिनेमा, जैसे कोरिया से कुछ साल पहले पैरासाइट नाम की फिल्म बनी थी, या जापानीज़ सिनेमा जहाँ कुछ साल पहले शॉपलिफ्टर्स और मॉन्स्टर जैसी फिल्में बनी हैं, इनके बराबर खड़ी होने वाली आपको कोई भी हिंदी फिल्में नहीं मिलेंगी। तो जो पैंडमिक के आने के बाद ओटीटी के ज़रिए लोगों को वो एक्सपोजर मिला, वो एक तरीके से उनकी एजुकेशन भी थी। और मेरे ख्याल से बॉलीवुड उसके बाद से इसलिए भी स्ट्रगल कर रहा है कि लोगों को समझ में आ गया है कि बहुत बेहतर कंटेंट बन रहा है दुनिया में या अपने ही देश में, और बॉलीवुड उस दर्जे का नहीं है। बिल्कुल, मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि पहले एक तरह का नरेशन चल रहा था कि बॉलीवुड की मूवीज़ इसलिए चलती हैं क्योंकि लोगों को यही चाहिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं सच नहीं है। जब तक तुम लोगों को चॉइसेस ही नहीं दोगे, उनके पास कुछ है नहीं ना, फिर तो वो सिर्फ वही देखेंगे जो तुम उन्हें दिखा रहे हो। तो ओटीटी ने कहीं ना कहीं लोगों के लिए वो चॉइसेस खोली हैं, जिसकी वजह से तुम देख रहे हो कि अलग अलग तरह के जो सीरियल्स आ रहे हैं, अलग अलग तरह के मिनी सीरीज़ आ रही हैं जिन्हें लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। जैसे आई थिंक पंचायत एक अच्छा सीरीज़ कहा जा सकता है, जो कि बहुत ही नॉर्मल सी स्टोरी है, जिसमें कोई ज़्यादा रेवेन्यू की भी ज़रूरत नहीं थी और लोगों ने उसे अप्रिशिएट किया है। तो ऐसा नहीं है कि ऑडियंस नहीं है, बस प्रॉब्लम ये है कि तुम ऑडियंस के लिए ऐसा कोई कंटेंट ही नहीं बना पा रहे हो वो उसे अप्रिशिएट कर पाएँ। तो ओटीटी ने डेफिनेटली वो सब रास्ते खोले हैं। एक और सवाल जो मेरे दिमाग में आया कि मैं बात करना चाहता हूँ सिनेमा की दुनिया की और उसके बराबर में जो किताबों की दुनिया है। क्योंकि एक अंतर जो मुझे सिनेमा और किताबों में समझ में आता है कि सिनेमा में क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, इसलिए एक कोशिश प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स की ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस फिल्म को देखें। अब इस उम्मीद में कहीं ना कहीं वो डंबिंग डाउन भी करते हैं सिनेमा की। जैसे इसका एक एग्ज़ाम्पल मैं ये सोच सकता हूँ कि बॉलीवुड की फ़िल्मों में जब भी कोई पंजाबी या सरदार कैरेक्टर होता है तो वो पंजाबी टोन में हिंदी ही बोल रहा होता है, वो पंजाबी नहीं बोल रहा होता है। कोई भी पंजाबी बोलने वाला ये बात आपको बता देगा। इसकी वजह ये है कि वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर ये चाहते हैं कि इसकी भाषा सारे ऑडियंस पूरी समझ लें, ठीक है। तो ये तो हुई सिनेमा की बात कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, और इसका ज़रिया पहले आज से 30-40 साल पहले पोस्टर्स थे। आज की तारीख में यूट्यूब या टीवी चैनलों पे जो फिल्मों के ट्रेलर आते हैं, इसके ज़रिए प्रोड्यूसर डायरेक्टर सीधे जनता तक पहुंच रहे हैं। सोशल मीडिया ने भी इस प्रोसेस में काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है। अब इसकी तुलना करते हैं किताबों की दुनिया से। किताबों की दुनिया में जब तक कोई इतना ज़्यादा फेमस या तो कोई इतना ज़्यादा फेमस राइटर हो, जैसे कि हैरी पॉटर की लेखक जेके रावलिंग थी, कि उनकी किताब उनका सीधे एक पाठकों से कनेक्शन था, लेकिन ऐसे राइटर बहुत कम होते हैं। तो राइटर्स को कहीं ना कहीं जो क्रिटिक्स होते हैं या जो रिव्यूअर्स होते हैं, जो कि एक बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, उन पे निर्भर रहना पड़ता है अपनी किताब को जनता तक पहुंचाने के लिए। तो एक तो सवाल मेरा ये है कि क्या तुम इस अंतर से सहमत हो, और दूसरा सवाल या जो मेरा एक ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि दोनों ही सिस्टम्स सिनेमा में एक्टर्स और डायरेक्टर सीधे जनता तक पहुंच रहे हैं, जबकि किताबों में कुछ मध्यस्थता करने वाले लोग हैं, रिव्यूअर्स, क्रिटिक्स। दोनों ही सिस्टम्स में कुछ कमियां हैं और कुछ अच्छाइयां हैं, क्योंकि क्रिटिक्स एक तरीके से एक छोटा ग्रुप है, तो वो शायद कुछ केसेस में
किसी राइटर से सहमत ना हो, इसलिए उसकी किताब को बिल्कुल जनता तक न पहुंचने दें, ऐसा हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ जनता के लिए एक सहूलियत ये है कि वो कुछ लोगों के जजमेंट को ट्रस्ट कर सकती है कि अगर इन्होंने कहा है कि ये किताब अच्छी है तो ये अच्छी ही होगी। जबकि हम जानते हैं कि सिनेमा में जहाँ आप सीधे जनता से संवाद कर रहे हैं, सीधे उन्हें फिल्में परोस रहे हैं, वहाँ बहुत सारी फिल्में कई सौ करोड़ कमा लेती हैं, जो कि किसी भी तरीके से अच्छा सिनेमा नहीं कहा जा सकता। तो इस पे तुम क्या सोचती हो? मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। पहली बात जो तुमने कही कि मूवीज़ में क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा है एक तरह से, तो तुम प्रमोशन पे भी बहुत ज़्यादा पैसा लगा सकते हो, तो लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं। और दूसरी बात ये कि जो ट्रेलर्स दिखाए जाते हैं, क्योंकि वो एक तरह का ऑडियो विजुअल प्लेटफॉर्म है और तुम बहुत ही हाई डेफिनेशन में किसी चीज़ को बहुत सारे एक्शन विजुअल्स के साथ दिखा रहे हो, तो वो अपने आप में ही बहुत कैची हो जाता है, जिसकी वजह से लोग मूवीज़ देखना ज़्यादा प्रेफर करेंगे एज़ कम्पेयर टू बुक्स, जिनका वैसे भी कोई प्रमोशन नहीं है इतना ज़्यादा। वो एक ख़ास डिफरेंस है। और दूसरी बात जो तुमने कही कि ज़्यादातर बुक्स का जो हमारे पास रिकमेंडेशन आता है, वो कहीं ना कहीं हमारे जानने वालों से आता है या रिव्यूअर्स के कमेंट पढ़कर आता है कि इस बुक का अच्छा रिव्यू है, तो हम उठा के उसे पढ़ लेते हैं। या फिर सोशल मीडिया पे जैसे पॉडकास्ट के ज़रिए या मतलब अलग अलग वीडियोस के ज़रिए। हाँ, वो बात सही है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर तुम दोनों की प्रमोशन देखो तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है कि मूवीज़ की प्रमोशन 100 गुना ज़्यादा होगी एक बुक की प्रमोशन से। और पता नहीं ये कहना कितना सही है, लेकिन बुक्स में लोगों की दिलचस्पी वर्सेस मूवीज़ में तो लोगों की दिलचस्पी, इसका भी फ़र्क है कि लोग कितना किस चीज़ को ढूंढेंगे, कि कोई मूवी का रिव्यू कितना जल्दी ढूंढेगा एज़ कम्पेयर टू एक बुक के रिव्यू को। तो एक तरह से ऑडियंस को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना भी ज़रूरी है कि बुक्स भी कितनी इम्पॉर्टेंट हैं। क्योंकि मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ कि अगर तुम किसी पॉडकास्ट को सुनो या किसी रिव्यू को सुनो, वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी तुम्हें इन्फॉर्मेशन देता है। लेकिन जो मज़ा तुम्हें, जैसे अगर तुम मूवी का रिव्यू देखो या ट्रेलर देखो, उतना मज़ा तुम्हें उसमें नहीं आएगा जितना तुम्हें एग्जैक्टली मूवी देखने में आएगा। तुम्हें उससे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि मूवी किस चीज़ के बारे में है, लेकिन जो असली मज़ा है वो मूवी देखने में ही है। सेम चीज़ जो है बुक के बारे में भी कही जा सकती है कि तुम पॉडकास्ट सुनो या किसी का रिव्यू पढ़ो, तुम्हें उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, लेकिन जो असली मज़ा है, जो राइटर ने लिखने में उसे अपना एफर्ट डाला है और जो तुम्हें मज़ा उसे पढ़ने में आएगा, वो बुक पढ़ने में ही आ सकता है। कि हम अभी जिस किताब के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे चांद चाहिए, हम उसमें डिफरेंट डाइग्रेशंस ले रहे हैं, अलग अलग मुद्दों पे बात कर रहे हैं, लेकिन जब तुम एक सार उस किताब को पढ़ोगे तो जो मज़ा है वो अलग है। तो इसलिए दोस्तों, मैं और श्वेता दोबारा आपसे गुजारिश करेंगे कि इस किताब को बिल्कुल पढ़िए। शायद इस किताब पे बॉलीवुड में फिल्म भी बनी है। फिल्म तो नहीं पता, पर शायद मिनी सीरीज ज़रूर बनी है, अच्छा। जिसमें शायद पद्मिनी कोल्हापुरी है, अगर मुझे नहीं, शायद पद्मिनी कोल्हापुरी की छोटी बहन है। ओके, हाँ, मतलब कोई तो है शायद पद्मिनी कोल्हापुरी की छोटी बहन है फिर। पर तो हाँ, मतलब सीरीज से भी ज़्यादा अच्छा अगर किताब पढ़ पाए। तो एक और सवाल मेरा, इससे पहले मैं तुम्हें रोकूंगी, क्योंकि मुझे किताब का एक किस्सा याद आया जो किताब में ही है, हाँ, जिसमें ये पता चलता है, और इस सब में हम सभी कहीं ना कहीं दोषी माने जाएंगे कि जब खरीदारी की बात आती है तो हम महंगे से महंगा फ़ोन खरीद लेंगे, हम महंगी से महंगी कोई पहनने की चीज़ खरीद लेंगे, लेकिन अगर हमें किताब का रेट 500 से ऊपर दिख जाए तो हमें लगता है कि ये बहुत महंगा है। तो जो वर्षा है उसे पढ़ने का शौक़ है, जो किताब में करैक्टर है, और एक टाइम ऐसा आता है कि उसे एक किताब पसंद आती है जो कि शायद 35 रुपये की या 40 रुपये की होती है, और वो अपना पर्स खंगाल के देखती है तो उसे लगता है कि इतना पैसा नहीं है, बाद में ले लूँगी। और अगले ही हफ्ते उसे 90 रुपये की एक जीन्स पसंद आती है जो वो तुरंत खरीद लेती है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ है जो हम सब भी करते हैं कि जब हमें किताब दिखती है तो हमें 500 रुपये बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन 5,000 की कोई ड्रेस खरीदने में हमें कोई दिक्कत महसूस नहीं होती। और ये हमारे साथ भी हुआ। अभी कुछ हफ्ते पहले हम ऐसे ही पास में एक बाज़ार में घूम रहे थे। हम एक किताबों की दुकान में घुस गए, लेकिन वहाँ हमें किताबों के दाम बहुत ज़्यादा लगे, तो इसलिए दुकान में कहीं पीछे की तरफ 2 मेज़ों पे कुछ किताबें रखी थी जो सेल में थी। तो फिर हमने ये तय किया
कि हम सिर्फ इन मेज़ों पे जो किताबें रखी हैं उनमें से ही खरीदेंगे और हम उनमें से 2-3 किताबें खरीद लाए। तो ये हम भी इसके लिए यही करते हैं हम भी। इसीलिए मैंने पहले ही कह दिया था कि हम सब दोषी हैं। एक और सवाल जो मेरे दिमाग में है कि ऐसी तुम्हारे दिमाग में क्या कोई और मूवीज़ या टीवी सीरीज़ हैं जिन्होंने जो थिएटर और सिनेमा के बीच का जो अंतर है, या फिर जो आर्ट और बिजनेस के बीच का अंतर है, ख़ास तौर पे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, इस पे बात की है? ऐसी कोई मूवी तो जहन में नहीं आ रही जिसने डायरेक्टली दोनों दुनिया, सिनेमा वर्सेस थिएटर की जो डिफरेंसेस है उन्हें उजागर किया हो। पर हाँ, मूवीज़ मतलब सिनेमा जगत से जुड़ी जो प्रोसेस है या जो एक्टर एक्ट्रेसेस का स्ट्रगल है वो कुछ मूवीज़ में देखने को ज़रूर मिला है। जैसे फैशन, पेज 3 भी शायद उसी क्रम में आ सकती है। पेज 3 मैंने नहीं देखी है। फैशन मॉडलिंग की दुनिया से ज़्यादा हाँ, जुड़ी हुई है। और उसमें जो वो बात है कि जब एक नई एक्ट्रेस या एक्टर जो है वो उस दुनिया में जाता है तो किस तरह से सीनियर्स उसे ट्रीट करते हैं, वो सेम चीज़ तुम्हें किताब में भी देखने को मिलेगी कि जो सीनियर एक्ट्रेस है वो जूनियर एक्ट्रेस को किस तरह से मतलब ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करती है या उसे डोमिनेट करने की कोशिश करती है। तो वो किताब में देखने को मिलेगा जो कि मूवीज़ में भी देखने को मिला है। तो थोड़ा सा ओवरलैप है, लेकिन एग्जैक्टली सेम मूवी जिसने ये सब बताया है वो तो कोई याद नहीं आती। मुझे एक हाँ, मेरे दिमाग में भी मुझे याद है बचपन में DD1 पे एक सीरियल आया था। ये मुझे बिल्कुल अभी पता नहीं कैसे याद आ गया। एक सीरियल आया था जिसका नाम था शोहरत, और उसमें एक फैमिली थी जिसमें जो हेड ऑफ़ द फैमिली है वो एक आर्ट फिल्म डायरेक्टर है, लेकिन उसके जो बच्चे हैं वो उस ज़िंदगी से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उनका जो बाप है वो आर्ट फिल्में बनाता है और जिन्हें पैसा नहीं मिलता है, और उसके जो बच्चे हैं वो सारे मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में जाना चाहते हैं। तो ये एक मुझे एग्ज़ाम्पल याद आ रहा है। कुछ साल पहले ज़ोया अख्तर की जो पहली फ़िल्म थी बतौर डायरेक्टर, लक बाय चांस, जिसमें फ़रहान अख्तर ने मेन रोल प्ले किया था, उसमें थोड़ा सा फ़िल्म जगत की थोड़ी झलक मिलती है, लेकिन उसमें भी थिएटर वर्सेस सिनेमा नहीं, उसमें जो तुमने बात की फैशन में और लक बाय चांस में, जो इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर का जो अंतर है कि जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड लोग हैं, चाहे फैशन की दुनिया हो चाहे फिल्मों की दुनिया हो, वो कैसे अलग अलग तरीके से अपनी इन्फ्लुएंस, अपनी पावर बचाने की कोशिश करते हैं, और फिर कुछ लोग बाहर से इस अंदर जो पावरफुल सर्कल है इसमें आ जाते हैं, ज़्यादातर लोग नहीं आ पाते हैं। इनसाइडर और आउटसाइडर की बात पे एक और बात जो मुझे मीडिया के संदर्भ में याद आती है, ये जो स्ट्रगल है इनसाइडर और आउटसाइडर की, इसमें एक चीज़ जो बार बार मुझे अलग अलग जगह देखने को मिलती है वो ये कि शुरुआत में जो बाहर से लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं वो बहुत ही एग्रेसिवली जो इनसाइडर्स हैं उन्हें उनका विरोध करते हैं, और इसमें तमाम इसके उदाहरण हैं, जैसे कि न्यूज़ की दुनिया में मेरे ख्याल से आज जितने भी न्यूज़ चैनल में बड़े बड़े टीवी एंकर्स हैं वो ज़्यादातर ऐसे हैं जो शायद कुछ साल पहले अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो वो आउटसाइडर थे, अब वो इनसाइडर हैं, और मुझे नहीं लगता कि जैसे वो बर्ताव कर रहे हैं उसमें कोई अंतर है जो पहले इनसाइडर जो करते थे उसमें और इनके बर्ताव में। ऐसे ही पॉडकास्ट की दुनिया में मुझे एक जो रोगन का एग्जांपल याद आता है। जो रोगन एक इंग्लिश भाषा का पॉडकास्ट चलाते हैं, द जो रोगन एक्सपीरियंस, जो शायद दुनिया का सबसे पॉपुलर पॉडकास्ट है, और शुरुआत में वो पॉडकास्ट काफ़ी पॉपुलर हुआ था क्योंकि उसमें उन्होंने लंबे कॉन्वर्सेशन करना शुरू किए थे जो कि टीवी चैनल्स पे नहीं हो रहे थे। टीवी चैनल्स पे आपको मतलब 20 मिनट या 40 मिनट के कॉन्वर्सेशंस करने पड़ते हैं, जबकि जो रोगन ने 2 घंटा 3 घंटा लंबी बातचीत करना शुरू किया। लेकिन धीरे धीरे पिछले कुछ सालों में मैंने देखा है कि जो रोगन भी मेन स्ट्रीम बन गए हैं, और काफ़ी कुछ उनके एपिसोड्स में मतलब मैंने ऐसे बदलाव देखे हैं जो इस पे बहुत सारे लोगों को असहमति हो सकती है, लेकिन कम से कम मुझे लगता है कि उन्होंने उस पॉडकास्ट
की जो क्वालिटी है वो गिराई ही है। बिल्कुल सही बात कह रहे हो तुम। और आई थिंक इसमें कुछ नया नहीं है, ये कहा जाए तो दुनिया की रीत ही है कि जब तुम कुछ नया करने की शुरुआत करते हो तब तुम एक क्रांतिकारी की तरह उठते हो, उजागर होते हो कि हम ये कर देंगे, सिस्टम में ये कमी है, हम ऐसे बिल्कुल नहीं हैं, हम बिल्कुल उल्टा हैं, ऐसा हम अच्छा करना चाहते हैं टाइप से। पर जब तुम उस सिस्टम का हिस्सा बन जाते हो, क्योंकि पावर अट्रैक्टिव फोर्स है शायद, कि तुम चाहो ना चाहो तुम उन्हीं की तरह बन जाते हो जो सिस्टम में ऑलरेडी थे। तो इससे मुझे वो जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फार्म याद आता है कि जिसमें तुम शुरुआत ऐसे करते हो कि जो अभी सिस्टम चला रहे हैं वो बुरे लोग हैं और हम इसे बदल देंगे और एक स्वराज्य आ जाएगा, सब लोग खुशी, राम राज्य आ जाएगा टाइप से। लेकिन जब तुम उस सिस्टम में जाते हो और तुम्हारे हाथ में पावर आती है तो तुम बिल्कुल उन्हीं जैसे हो जाते हो। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया तुमने। मतलब एनिमल फार्म काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है इस चीज़ का। अभी तक हमने सिर्फ वर्षा और हर्ष की और उनकी रिलेशनशिप की थोड़ी बहुत बात की है, लेकिन जो ख़ास तौर पे मीडिया में जो ख़बरें आती हैं उनसे जो फिल्म जगत का या एंटरटेनमेंट जगत का इम्प्रेशन बनता है कि वहाँ बहुत जल्दी रिलेशनशिप्स बनते बिगड़ते हैं लोगों के बीच में। क्या इसकी भी झलक दिखती है इस किताब में? डायरेक्टली ऐसी झलक तो नहीं है कि जिस तरह की शायद जिस तरफ तुम संकेत कर रहे हो कि अफेयर्स चल रहे हैं, मतलब उस तरह की जो अखबारों में न्यूज़ छपती रहती है वो तो वर्षा की छपती रहती थी अपने को स्टार्स के साथ। बट अपनी निजी ज़िंदगी में ऐसा नहीं दिखाया है कि वर्षा रियलिटी में भी मतलब डिफरेंट को स्टार्स के साथ या और लोगों के साथ अफेयर्स चल रहे हैं, क्योंकि एनएसडी से ही वो जो है हर्ष के साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप में थी। उनके रिलेशनशिप की स्ट्रगल ज़रूर दिखाई है कि कैसे विद टाइम, क्योंकि हर्ष जो है वो पहले मुंबई चला जाता है, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता, पीछे पीछे वर्षा आती है लेकिन वो सक्सेसफुल हो जाती है। तो जो स्ट्रगल दिखाई गई है वो उस टाइम की दिखाई गई है जब वर्षा दिल्ली में एनएसडी में ही है और जो हर्ष है वो दिल्ली चले गए हैं, दिल्ली में है, मुंबई में है, लेकिन क्योंकि वो स्ट्रगल कर रहा है और उसे सक्सेस नहीं मिल रही है तो उस टाइम में कहने के लिए तो वो रिलेशनशिप में है, लेकिन वो 3-4 महीने उनकी कोई बात नहीं हो रही। वर्षा को ये नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, कहाँ है, किसके साथ है। और उसी दौरान जो है वर्षा को एक आर्ट मूवी में रोल मिल जाता है जिसका डायरेक्टर जो है वो सिद्धार्थ है। और सिद्धार्थ के साथ कहीं ना कहीं मूवी की शूटिंग करते हुए वर्षा इन्वॉल्व हो जाती है। तो यहाँ एक मतलब मेरे हिसाब से एक ओपन क्वेश्चन जो है वो ये है कि कहने के लिए जो वर्षा और हर्ष उस टाइम पे रिलेशनशिप में हैं, ऑल्दो उनकी कोई बातचीत नहीं हो पा रही है, उस बीच जो है वर्षा सिद्धार्थ के साथ भी इन्वॉल्व हो जाती है। तो किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है, इसकी जो बाउंड्री है वो कौन डिसाइड करेगा और कैसे डिसाइड होगी, ये काफ़ी मतलब कॉम्प्लेक्स मैटर लगा मुझे बुक में। और एक किरदार जो सपोर्टिंग करेक्टर है एक तरह से बुक में, वो है चतुर्भुज का। तो चतुर्भुज भी एनएसडी में ही इन लोगों का कलीग है और अपेरेंटली उसकी शादी हुई है और उसका एक बच्चा भी है, लेकिन वो एनएसडी में ट्रेनिंग लेने आया है और ट्रेनिंग करते करते ही वो अपनी एक कलीग के साथ इन्वॉल्व हो जाता है जिसका नाम है सुशीला। तो चतुर्भुज जो कि शादीशुदा है, बच्चे वाला है, वो सुशीला से भी शादी कर लेता है, लेकिन वो एक कोर्ट मैरिज, मतलब लीगल शादी नहीं है, लेकिन आपस में रहने लग जाते हैं और मतलब शादीशुदा की तरह बिहेव करते हैं। और उसका रीज़न ये है कि उसकी बीवी जो है वो उसकी भावनात्मक ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रही है। तो ये भी मतलब काफ़ी कॉम्प्लेक्स मैटर है कि कैसे जस्टिफाई करोगे ये जो मूव चतुर्भुज ने लिया है। पहली बात तो ये कि तुम शादीशुदा होते हुए एक दूसरे रिलेशनशिप में जा रहे हो और ये कोई म्यूचुअली डिसाइडेड डिसीज़न नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि तुमने म्यूचुअली बैठकर ये डिसाइड किया अपनी बीवी के साथ कि अब तुम मेरी भावनात्मक ज़रूरतें या जो भी ज़रूरतें तुम्हारी हैं वो तुम पूरी नहीं कर पा रही हो, तो मुझे लगता है कि हमें अलग हो जाना चाहिए। और दूसरी बात ये कि जो भावनात्मक ज़रूरतें अब उसे महसूस हो रही हैं वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि
वो उसे इसलिए महसूस हो रही है क्योंकि उसे वो फ्रीडम है कि वो अपनी घर की जिम्मेदारियां छोड़कर एनएसडी में अपना थिएटर का जो उसकी एक तरह से इच्छा है उसमें एक्टिंग सीखने की, उसे पूरी कर पा रहा है क्योंकि उसकी बीवी कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस कर रही है और बच्चे का ध्यान रख रही है। तो एक तरफ जहाँ उसे इस चीज़ के लिए अपनी बीवी के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए उसे, उसके अगेंस्ट वो जाकर ये कह रहा है कि वो मेरी भावनात्मक ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाती, तो अब मुझे किसी और के साथ चले जाना चाहिए। तो तुमने जो दो वाक़ये बताए उसमें मुझे जितना समझ में आया कि वर्षा और हर्ष के रिलेशनशिप में, जहाँ वर्षा हर्ष की गैर मौजूदगी में किसी और के साथ इन्वॉल्व हो जाती है, यहाँ दोनों की शादी नहीं हुई है, हर्ष और वर्षा की। जबकि चतुर्भुज के केस में वो शादीशुदा है और उसके बाद वो कहता है कि मुझे भावनात्मक ज़रूरतों के लिए कोई और पसंद है। तो क्या चतुर्भुज सिर्फ इसलिए गलत है कि वो शादीशुदा है? हाँ, मतलब मुझे थोड़ा क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है शायद यहाँ, कि मुझे नहीं लगता कि इसमें शादी मेन पॉइंट है। मतलब अगर चतुर्भुज का केस लिया जाए, मतलब मैं ये मानती हूँ कि वो शादीशुदा है और मतलब मुझे उसका दूसरी लड़की के साथ, जिसके साथ भी उसकी दूसरी शादी होती है, मुझे उस चीज़ से कोई वो कोई गलत काम नहीं था या कोई गलत कदम नहीं है। मेरे कहने का सिर्फ मतलब ये था कि जो भी डिसीज़न लिया जाए, मतलब ये होता है लाइफ में कि तुम अपने पार्टनर के साथ कुछ सालों तक सही से रहते हो और तुम्हारी फ्रिक्वेंसी मैच करती है, सब कुछ सही जा रहा होता है, लेकिन फिर इंसान बदल जाते हैं और तुम्हें लगता है कि अब हम एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं और हमें अलग हो जाना चाहिए। लेकिन ये जो डिसीज़न होना चाहिए, क्योंकि दो पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं, तो ये डिसीज़न भी दो पार्टीज़ का साथ में होना चाहिए। तो वो जो एक चीज़ थी कि चतुर्भुज ने जो डिसीज़न लिया उसमें उसकी बीवी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई गई है, उसे बेसिकली पता भी नहीं है कि ये हो गया है। तो वो चीज़ जो है उसे मैं कह रही हूँ कि वो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से गलत है। और ये सिर्फ मेरी ओपिनियन है, मुझे नहीं पता कि और लोग क्या सोचेंगे इसके बारे में। हाँ, इसमें तो मैं भी तुमसे सहमत हूँ। और मतलब मुझे एक और चीज़ ये लगती है कि ठीक है, तुम्हारी विचारधारा अलग हो गई, तुम्हारी ज़रूरतें अलग हो गई या तुम्हारी ज़रूरतें अब पूरी नहीं हो पा रही हैं, वो रीज़न है। लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में ये सोचना भी ज़रूरी है कि वो जो ज़रूरतें अब तुम्हें महसूस हो रही हैं वो किस वजह से महसूस हो रही हैं। क्योंकि उसे घर से दूर रहकर अपने एक्टिंग को परस्यू करने का मौका मिला इसलिए क्योंकि घर पे जो बच्चा है उसकी जिम्मेदारी माँ ने उठा रखी है, मतलब उसकी बीवी ने उठा रखी है। तो इसलिए चतुर्भुज एक्सप्लोर कर पाया आसपास की दुनिया को, इसलिए उसे वो दूसरी लड़की से मिल पाया और अब उसे लग रहा है कि बीवी उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रही है। ऐसा नहीं था कि बीवी अपनी ज़िंदगी फ्रीली जी रही थी, उस पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी और उसके बावजूद ये हुआ। तो कहीं ना कहीं जो उसकी चतुर्भुज की ज़िंदगी में ये चेंजेस हैं वो कहीं ना कहीं एट द एक्सपेंस इस चीज़ पे है कि बीवी कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस कर रही है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं दिमाग में रखनी ज़रूरी है कि कितना सही और कितना गलत ये डिसीज़न भी होगा अगर वो म्यूचुअली डिसाइड किया जाएगा। तो मतलब क्योंकि ये डिसाइड ही म्यूचुअली नहीं है, मेरी दिक्कत सिर्फ उस चीज़ से है। बाकी भावनात्मक जो बातें हैं और ये जो दूसरी बात मैंने कही कि बीवी का सेक्रीफाइस, ये बाद में आता है कि अगर तुम म्यूचुअली भी बैठ रहे हो तो कहीं ना कहीं तुम्हें वो भी इक्वेशन में लेना पड़ेगा। हाँ, ये मेरे ख्याल से अच्छा क्लैरिफिकेशन था जो तुमने दिया, जिससे कि मतलब ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्सिटी है सिचुएशन की वो समझ में आई और ये समझ में आया कि जो दो केसेस हैं वो काफ़ी अलग अलग हैं। हर्ष और वर्षा के केस में दोनों इंडिपेंडेंट हैं एक तरीके से, दोनों में से कोई एक पे निर्भर नहीं है, जबकि यहाँ पे चतुर्भुज ने सारी जिम्मेदारी अपनी बीवी पे डाल रखी है और फिर उस आज़ादी को वो एक तरीके से नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। और दूसरी बात ये कि वर्षा और हर्ष का जो रिलेशनशिप है उसमें मतलब मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है कि वो किस तरह का रिलेशनशिप है। मतलब अगर तुम लंबे समय तक एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, तुम्हें एक दूसरे का अता पता भी नहीं मालूम और मतलब तुम्हें कुछ नहीं पता वो कहाँ रहता है, किससे मिल रहा है, कहाँ आ जा रहा है, सही है नहीं है, ठीक है नहीं है, क्या इसे तुम रिलेशनशिप कहोगे? तो मतलब उस केस में मैं काफ़ी कंफ्यूज हूँ कि अगर इसे रिलेशनशिप कहते हैं तो क्या वो सच में रिलेशनशिप में थे और उसने रिलेशनशिप में रहते हुए
दूसरे इंसान के साथ वो इन्वॉल्व हुई या वो रिलेशनशिप था ही नहीं। तो वो काफ़ी कंफ्यूजिंग था मेरे लिए, तो इसीलिए मैं अपनी कोई राय नहीं देना चाहूँगी उस केस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्योंकि उपन्यास में काफ़ी कुछ थिएटर की दुनिया की बात हुई है, तो क्या ऐसे नाटकों का ज़िक्र आया है या किरदार ऐसे नाटकों में भाग लेते हैं जो मैंने या हमारे दोस्तों ने जिनके बारे में सुन रखा होगा? बिल्कुल, जिन लोगों को पढ़ने का शौक़ है या थिएटर का शौक़ है उन्होंने तो डेफिनेटली सुने होंगे। और ख़ासकर राइटर का लिखने का तरीका काफ़ी अलग था। मतलब जैसे उन्होंने बहुत से रेफरेंसेस दिए हैं। जब कोई कैरेक्टर कुछ फ़ील कर रहा है, जैसे उसे कुछ गुस्सा आ रहा है या उसे खुशी महसूस हो रही है या वो किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में है, तो उस टाइम वो कैसा फ़ील कर रहा है, तो उसे डिस्क्राइब करने के लिए, उसे समझाने के लिए भी और लिटरेचर के रेफरेंसेस दिए गए हैं कि अगर वर्षा इस टाइम खुश है तो वो ऐसे इस तरह से उसे बयान करती है कि मैं इतनी ही खुश हूँ जैसे शायद इस समय वो करेक्टर उस प्ले में रहा होगा। जैसे कि अगर एग्जांपल दिया जाए तो जब वर्षा नई नई हर्ष के साथ रिलेशनशिप में जाती है तो उसे मेघदूत की याद आती है। मेघदूत यहाँ पे कालिदास के संस्कृत नाटक की बात हो रही है, और इस नाटक में, ये नाटक है या महाकाव्य है? ये महाकाव्य है। अच्छा, तो इस महाकाव्य में जो नायक है वो एक यक्ष है जो अपनी नायिका को एक बादल या एक मेघ के माध्यम से प्रेम पत्र लिख के भेजता है। तो जो बादल है वो यक्ष के दूत की तरह उसका संदेश लेकर नायिका के पास जाता है। और मैं सोच रहा था कि जो जो गाना है कबूतर जा जा जा, वो ये कबूतर या ये एक मैसेंजर को संदेशा भिजवाना, ये भी कितना पुराना लिटरेरी डिवाइस है कि कालिदास ने भी इसे इस्तेमाल किया है। मैंने नहीं सोचा था कि ये इसका जो ओरिजिन है वो इतना पुराना होगा। इंटरेस्टिंग। और इनफैक्ट किताब की शुरुआत ही होती है एल्बर्ट कामू के द्वारा लिखे गए कालीगुला, जो उन्होंने लिखा है, उसके एक स्निपेट से। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो टाइटल है मुझे चांद चाहिए, ये भी उन्हीं के कालीगुला से ही इन्फ्लुएंस्ड है, क्योंकि कालीगुला में भी वो असंभव को पाने की इच्छा रखता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो टाइटल लिया गया है मुझे चांद चाहिए, वहीं से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड है। और बहुत सी रेफरेंसेस बुक को पढ़ती बार मिल जाएंगी, जैसे शेक्सपियर की रचनाएं, हैमलेट के बारे में बात हुई है, वर्ड्सवर्थ की कोई पोइम्स के बारे में बीच बीच में आपको रेफरेंसेस मिलेंगी। मेघदूत की बात हो ही गई, अभिज्ञान शकुंतलम की बात हुई है, ऋतु संहार की बात हुई है। तो बहुत सी डिफरेंट रेफरेंसेस आएंगी जिसमें आप देख पाएंगे कि किस तरह से जो बुक में करेक्टर फील कर रहा है उसे किसी ना किसी तरह दूसरे किसी नाटक से या किसी कविता से जोड़ा गया है। एक बात और मैं कहना चाहूँगी यहाँ की, क्योंकि इतनी सारी रेफरेंसेस हैं किताब में और बहुत से अलग काव्यों की और कविताओं की और प्लेस की बात की गई है, थोड़ा सा बुक को पढ़ने में मुश्किल महसूस हो सकती है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी हुई थी। क्योंकि जब आपको कोई ऐसी रेफरेंस दी जाती है कि ये उसकी तरह सिमिलर है, लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि वो रेफरेंस किसके बारे में है, कि अगर आपने मेघदूत नहीं पढ़ा है या आपको मेघदूत की स्टोरी नहीं पता है, तो आप उसके साथ रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा इसलिए मुश्किल है इसे पढ़ना। लेकिन साथ में एक, अगर इसको दूसरे नज़रिए से देखा जाए तो अभी जब तुमने ये किताब पढ़ी और तुमने ये बहुत सारे नाटक नहीं पढ़े हैं, लेकिन जब आगे तुम इन नाटकों को पढ़ोगी तो मेरे ख्याल से जो कहा जाता है कि एक किताब एक फिक्स डॉक्यूमेंट नहीं होती है। अच्छी किताब वो होती है कि जब आप बढ़ें या आप और मैच्योर हों, आप और समृद्ध हों, तो किताब भी आपके साथ साथ बढ़े। तो शायद जब तुम या कोई भी इस किताब को पढ़ने वाला आगे चल के इन सारे नाटकों को पढ़ेगा तो उसकी समझ और उसका जो सौंदर्य बोध है वो और भी ज़्यादा निखरेगा। बिल्कुल सही बात है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ तुमसे, क्योंकि बहुत सी जो रचनाएं हैं वो मैंने इन्हीं के थ्रू जानी, और उसके बाद कुछ चीज़ें मैंने पढ़ी, कुछ चीज़ें मैंने यूट्यूब पे ढूंढी। और जैसे वेटिंग फॉर गोडो के बारे में बात हुई थी, जो एक बहुत ही अच्छा प्ले है,
सैमुअल बेकेट का सैमुअल एक बेकेट प्ले का, है। और वो मैंने अभी हाल ही में यूट्यूब पे सर्च करने की कोशिश करी तो मुझे मिल गया। तो ये एक तरह से आपको मोटिवेट भी करता है कि आप कुछ नया सीखें, कुछ नया जानें, जो कि हर मुझे लगता है ऑथर की दिली इच्छा रहती है। तो बिल्कुल सही कहा तुमने, कुछ अच्छा है कुछ बुरा है। तो श्वेता, हम काफ़ी कुछ इस किताब के बारे में बात कर चुके हैं। अब इस चर्चा को यहीं ख़त्म करते हैं। आप सुन रहे थे एक बूंद सागर में सुरेंद्र वर्मा के उपन्यास मुझे चांद चाहिए पे हमारी चर्चा का आखिरी और तीसरा और आखिरी भाग। आशा है आपको हमारी चर्चा पसंद आई हो। हम ये भी आशा करते हैं कि आप ये किताब पढ़ेंगे और खुद सोचिए और हमें भी बताइए कि क्या वर्षा को अपना चांद अंत में मिला। मैं हूं प्रणय। मैं हूँ श्वेता। नमस्कार। नमस्कार।